पिछले वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक पे चर्चा की थी और इम्पॉर्टेंट धाराओं को डिस्कस करने का प्रयास किया था। उसी क्रम में हम करीब 30 से 35 धाराओं पर डिस्कस कर चुके थे और उनमें जो धाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी उसके बारे में हमने आपको बताया भी था। रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो जैसे अध्याय 1 के पहले सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने नाम और टाइटल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसके बाद उसके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा था। फिर भारत के अंदर जो अपराध होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर भारत से परे अपराधों के बारे में पढ़ा था और सेक्शन 5 के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि कुछ विशेष जो सेनाएं हैं उनके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उस पर आईपीसी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद हम अध्याय 2 पे आए। जैसा कि आपको पता था कि अध्याय 2 का विषय था जनरल स्पष्टीकरण यानी सामान्य स्पष्टीकरण। तो सामान्य स्पष्टीकरण में क्या था, हमने आपको बताया था कि अपराधी कौन होगा। तो अपराधी वही होगा जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर होगी। 7 साल से कम बच्चे को अपराधी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो एक पॉइंट ये डिस्कस किया था। फिर हमने लिंग की बात करी थी कि अपराध के केस में 2 ही लिंग का प्रयोग होता है। अपराध के केस में एक लिंग का प्रयोग होता है, ओनली पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, वो चाहे महिला हो अथवा पुरुष। इसके अलावा हमने आपसे बात करी थी वचन के बारे में। तो वचन का मतलब ये होता था कि सिंगल को प्लूरल कंसीडर किया जाता था और प्लूरल को कंसीडर किया जाता था सिंगुलर। यानी एक वचन का मतलब होता था बहुवचन और बहुवचन का मतलब होता था एक वचन। इसके अलावा हमने फिर डिस्कस किया था कि कोर्ट क्या होता है, लोक सेवक क्या होता है, न्यायालय क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे हमने एक क्विक डिस्कशन किया था। एट लास्ट में हमने पिछले लेक्चर में ही जंगम एसेट्स के बारे में बात किया था, यानी चल संपत्ति के बारे में बात किया था, जो कि आपकी सेक्शन नंबर 22 थी। और उसमें आपको बताया गया था कि मूवेबल एसेट्स यानी धरती या धरती से लगी हुई चीज़ों को छोड़ करके सभी प्रकार की संपत्तियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जा सकें वो सब क्या कहलाती थी, वो मूवेबल एसेट्स कहलाती थी, चल संपत्ति कहलाती थी अथवा जंगम संपत्ति कहलाती थी। चलिए सेकंड अध्याय की एक महत्वपूर्ण धारा और है, उस पर हम बात कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं अध्याय नंबर 3 पे, जिसका मतलब है कॉमन एक्सेप्शंस यानी जनरल अपवाद। देखिए अभी इसमें हमें आर्टिकल नंबर मतलब सेक्शन नंबर धारा नंबर आपको 36 पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका मतलब होता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन या कह सकते हैं सामान्य। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है सामान्य परिचय या फिर सामान्य इरादा कर सकते हैं। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है सामान्य इरादा। अब मान लीजिए इस शब्द को काफी यूज किया जाता है लॉ की लैंग्वेज में। कॉमन इंटेंशन को काफी यूज किया जाता है लॉ की लैंग्वेज में। अब देखिए सामान्य इरादा का मतलब क्या हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले तो जैसे चोरी करने के इरादे से कोई व्यक्ति गया और उसमें 5 व्यक्ति शामिल थे, लेकिन चोरी की वारदात में केवल 4 ही ने घटना को अंजाम दिया। एक व्यक्ति गेट पे था, ये देख रहा था कोई व्यक्ति उठे ना। तो इस कंसीडर में उस जो व्यक्ति चोरी में शामिल नहीं था उसका भी सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन चोरी करने का ही था। तो कॉमन इंटेंशन को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन नंबर 36 में। और इसका मतलब हमने आपको बताया चोरी करने के इरादे से, चोरी करने के इरादे से 5 व्यक्तियों में से कोई चार घटना को अंजाम देते हैं, पर एक ये देखता है कि
अमुक व्यक्ति का मतलब है जिस व्यक्ति की यहाँ चोरी हो रही है। अमुक व्यक्ति सो रहा है अथवा क्या कर रहा है। इसका मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं नजर रखना। तो इसमें तो कुल मिला के 5 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें से मौके पे चोरी करने की वारदात पे 4 ही पकड़े गए और एक व्यक्ति उसमें उस टाइम तो नहीं था, बट उसका कॉमन इंटेंशन चोरी करने का ही था और उनकी वो मदद कर रहा था। तो इस प्रकार के भावनाओं को या इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के सम्मिलित रूप को या कह सकते हैं कि पूरे इरादे को हम कॉमन इंटेंशन ट्रीट करते हैं या सामान्य इरादा ट्रीट करते हैं, या लॉ की लैंग्वेज में इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, सामान्य आशय भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, कभी कभी आपसे ये आशय भी पूछा जा सकता है, सामान्य आशय, सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन। तो यह आपके अध्याय 2 में कुछ विशेष चीजें थी जिसपे हमने आपको बड़े विस्तृत चर्चा करी और जहां से सवाल आ सकते थे उसको हमने आपको हाईलाइटेड भी करवाया। अब आइए हम चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, अध्याय नंबर 3 पे, और कुछ चीजें स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जो आपके परीक्षाओं के इतिहास से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलते हैं धारा 3 पे, चैप्टर 3 पे, और चैप्टर 3 की पहली सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए अध्याय 3 आईपीसी का जो अध्याय 3 है वो क्या बताता है, उसका जो विषय वस्तु था वो था जनरल इंस्पेक्शन, तो यानी कि सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शन नहीं, ये दंड के बारे में विस्तृत चर्चा है। दंड के विषय में विस्तृत चर्चा, विस्तृत प्रावधान। दंड के विषय में जो आपकी धारा 3 में है वो दंड के विषय में विस्तृत प्रावधान के बारे में बताती है, और जो एक्सेप्शंस है वो आपके अध्याय नंबर 4 में है। गलती से हमने बोल दिया, ध्यान से मत दीजिएगा। अध्याय 3 में जो धाराएं थी उसके बारे में भी हमने आपको बताया रखा है। क्या बता रखा है कि सेक्शन 53 से लेकर के 76 तक, 53 से लेकर के कहां तक, 76 तक की जो धाराएं हैं वो किसमें आती हैं, वो आती है दंड के विषय में विस्तृत प्रावधान करने से संबंधित। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से दंड के बारे में प्रावधान है और क्या क्या प्रावधान है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण धारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं, यही 53 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धारा 53 आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। अगर हम धारा 53 पे चले तो ये क्या करती है, 5 प्रकार के दंड का उल्लेख करती है। 5 प्रकार के दंड के बारे में प्रावधान। कितने प्रकार के दंड के बारे में प्रावधान है, तो 5 प्रकार के दंड के बारे में प्रावधान है। आइए डिस्कस करते हैं वो 5 प्रकार के दंड कौन कौन से हैं। पांच प्रकार के दंड कौन कौन से हैं, तो आपने समझा होगा। पहला तो डेथ सेंटेंस आता है, डेथ सेंटेंस या कैपिटल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं मृत्यु दंड, तो इसको हम डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं, या कभी कभी कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, और कैपिटल
या तो डेथ सेंटेंस आपको वर्ड्स मिल सकता है, या कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं मृत्युदंड। दूसरे प्रकार के दंड की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा प्रकार का दंड आपको क्या मिल सकता है, तो देखिए आजीवन कारावास का आपने नाम सुना होगा, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास के बारे में अगर हम बात करें तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कहें तो इसको हम बोल सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उम्र कैद या आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये दूसरा दंड का प्रकार हो सकता है। फिर हम तीसरे दंड के प्रकार की बात करें तो तीसरा आपका हो सकता है कारावास। क्या हो सकता है? कारावास। इसको हम साधारण कारावास के नाम से जानते हैं। साधारण कारावास अर्थात 2 महीने की सजा हो सकती है, 1 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की। इस तरह से आपको साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो देखिए एक तो मृत्युदंड, दूसरा आपका आजीवन कारावास, दूसरा है साधारण कारावास। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं तो तीसरा आपको मिलता है दंड का प्रकार जुर्माना। दंड का प्रकार क्या होता है? जुर्माना। तो चौथा जो दंड का प्रकार है वो आपके ऊपर कुछ फाइनेंशियल चार्ज लगा के छोड़ दिया जाता है और आप उसकी क्या करेंगे? हर्जाना देंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने मानहानि का दावा किया तो केस जीतने के बाद उसकी संपत्ति का आपने कितना नुकसान किया और उस पर्टिकुलर अवधि में उसका कितना ब्याज मिल सकता था, सब कुछ जोड़ करके कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना लगा देगी और आप उतनी रकम का पेमेंट प्रतिवादी को कर देंगे तो ये कहा जाएगा कि आपने जुर्माना। इसमें आपको कारावास नहीं हो सकता या फिर कभी कभी कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। पब्लिक वाली चीजें आप अगर मिसयूज करते हैं तो आपको जुर्माना और कारावास दोनों हो सकता है। जैसे आपने रेलवे की सफर में देखा होगा कि लिखा होता है कोचों में, क्या लिखा होता है कि सिगरेट पीने पे 6 माह की सजा और 200 रुपए का जुर्माना, इस तरह से लिखा होता है। इसके अलावा अभी हाल में ही चर्चित रहा प्रशांत भूषण का केस, जिस पर कोर्ट ने उनके कितने रुपए का जुर्माना लगाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको। ठीक है। इसके बाद अगर 5वें नंबर पे हम दंड का प्रकार देखते हैं तो इसको कहते हैं संपत्ति का संहरण, संपत्ति जब्तीकरण। संपत्ति जब्तीकरण या संपत्ति का समपहरण। समपहरण इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए प्रतिवादी या फिर वादी कुछ ऐसा करता है जो इलीगल है, अगर वो नहीं रहता तो अगर उसको जुर्माना भरने में या फिर वो इन सब चीजों के बारे में जो कोर्ट ने उसको बताया है वो करने में असमर्थ है तो फिर क्या करते हैं? उसकी संपत्ति का संपहरण कर लिया जाता है, यानी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे आपने फाइनेंस में ट्रैक्टर निकलवाया, गाड़ियां निकलवाई, उसकी एक पर्टिकुलर एमआई होती है। अगर आप ड्यूरेशन रहते अगर एमआई को भर नहीं पाते हैं तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट या फिर वो फाइनेंशियल कंपनी आपकी संपत्ति को जब्त कर लेती है। और जब्त करने के बाद जो सिक्योरिटी में आपने रखा है, जैसे सिक्योरिटी का मतलब होता है गारंटी, तो वो संपत्ति भी जो आपने गारंटी के तौर पे रखी थी वो भी कोर्ट आपसे जब्त कर लेगी। तो इस तरह से इसको संपत्ति का संपहरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के जो दंड के प्रावधान हैं वो आर्टिकल या फिर धारा नंबर 53 में दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि दंड के विषय में जो विस्तृत प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो आईपीसी की धारा 53 इस मामले में सब कुछ एक्सप्लेनेशन करती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर या धारा नंबर 67 की। और देखिए सभी धाराओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे काम की हैं
वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि 511 धाराएं अगर आप पढ़ने लगोगे तो आप एक वकालत करने वाले वकील से कम नहीं रह जाएंगे। आपको एक व्यक्तिगत समझ विकसित करनी है बेसिक लॉ के बारे में, फंडामेंटल लॉ के बारे में, या फिर मूल विधि के बारे में। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट धारा की बात करते हैं। तो हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जब्तीकरण को एक नाम दिया जाता है कुर्की का, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी हमने धारा 53 के बारे में पढ़ा, जो क्या बताती थी, जो ये बताती थी कि दंड के विषय में प्रॉपर प्रावधान क्या क्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जुर्माना न भरने पे सजा का जो प्रावधान है वो धारा 67। धारा 67 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइट कर रहे हैं उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और फिर आप अगर ध्यान से नहीं देखे रहेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को गलत करके चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वेरिएशंस नहीं रहता। जनरल एक्सेप्शंस या फिर कह सकते हैं कि दंड के विषय की सेक्शन आपको ऑप्शन में दी जाती है। जैसे अगर जुर्माना न भरने पे सजा के संबंध में कौन सी धारा व्यवस्थित प्रावधान करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ऑप्शन में आपको 67, 68, 66 और 65 ऐसे सारी धाराएं दी जाती हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ने की जरूरत है। तो धारा 67 के बारे में अगर हम बात करें तो 67 क्या कहती है, जुर्माना न भरने पर कारावास या कह सकते हैं सजा। ठीक है, धारा 67 को आप ध्यान से देखिएगा, जुर्माना न भरने पर क्या होता है, सजा होती है। तो देखिए कितने जुर्माने पे कितनी सजा का प्रावधान है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं, जैसे 2 माह की सजा हो सकती है, 3 माह की सजा हो सकती है, 6 माह की सजा हो सकती है। तो देखो 50 रुपए से कम जुर्माना है, 50 रुपए से कम, अगर आप इसको नहीं भरते हैं तो 2 माह की सजा मिलेगी आपको। कितनी सजा मिलेगी, 2 माह की सजा। या 50 रुपए से ज्यादा का जुर्माना हो लेकिन 100 से कम हो, 50 से ज्यादा लेकिन 100 से कम, तो क्या होता है, इसमें आपको 4 माह की सजा मिलती है, 4 माह की सजा मिलती है। इसके अलावा 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना हो लेकिन 1000 रुपए से क्या हो, कम हो, या कह सकते हैं 100 रुपए से अधिक अगर आपका है रकम जुर्माने की, तो आपको 6 माह की सजा, 6 माह की सजा का प्रावधान करता है आईपीसी। तो ये ध्यान रखिएगा, जुर्माना न भरने पर कारावास या सजा हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, तो 50 रुपए की कम जुर्माने की रकम पे 2 महीने की सजा, 50 रुपए से ज्यादा लेकिन 100 रुपए से कम वाले मामले में आपको 4 माह की सजा, और 100 रुपए से अधिक और 6 माह से 100 रुपए से अधिक के लिए 6 माह की सजा आपको हो सकती है। खासतौर से रेलवे वगैरह में आप देखते हैं, ठीक है, तो लिखा रहता है 6 माह की सजा या 200 रुपए का जुर्माना। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये तीसरी कैटेगरी में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, तीसरे सेक्शन पे, यानी कि हम धारा नंबर 73 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा, वरना आपको बार बार वीडियो प्ले करके देखना पड़ेगा। अगर आप नोट करे रहेंगे तो आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं टाइम आने पे। यही एक तरीका है इसको पढ़ने का।
चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 73 या फिर कह सकते हैं धारा 73 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन आप वो पिछली दोनों धाराएं आपके टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, जबान पे होनी चाहिए, उनसे सवाल घुमा फिरा के कैसा भी बन सकता है। धारा 73 की अगर बात करें तो इसमें एक टर्म यूज हुआ है जिसका मतलब आपको जानना बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। उसका नाम है एकांत परिशोध। एकांत परिशोध, इसका आपको मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांत परिशोध का मतलब क्या होता है, तो इसको हम साधारण लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कठोर दंड। क्या कह सकते हैं? एकांत परिशोध का मतलब हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कठोर दंड। ठीक है, अब इसमें भी टर्म और कंडीशन लागू है। अगर हम एक बार में इसकी बात करें, एक बार में ये 14 दिन के लिए होता है। 14 दिन के लिए पहली बार कितने? पहली बार अगर आपको सख्त पनिशमेंट दिया जाता है तो कितने दिन के लिए दिया जाता है? 14 दिन के लिए। तो ये अधिकतम है, एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए। ये अधिकतम आप लिमिट मान लीजिए, अधिकतम 14 दिन के लिए। इसके बाद एक कंडीशन और इसमें आती है कठोर दंड के संबंध में, और कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर 3 माह से अधिक, 3 माह से अधिक नहीं हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपके स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के बारे में बताती हैं। तो ये आपको स्टैंडिंग पनिशमेंट कह सकते हैं, या स्टेबल पनिशमेंट कह सकते हैं, या कंफर्म्ड पनिशमेंट कह सकते हैं, या फिर आप कठोर दंड भी बोल देंगे इसको। और लॉ की लैंग्वेज में देखिए लीगल वर्ड्स जो होते हैं काफी टफ होते हैं, तो इसके लिए वर्ड्स वहां पे इस्तेमाल हुआ है एकांत परिशोध, जो संबंधित है धारा 73 से। किस अध्याय में आता है तो आपसे ये भी मोटा मोटी पूछ सकता है। तो अध्याय आपका है 3, जिसमें दंड के विषय में विस्तृत प्रावधान मिलता है। तो आपको दंड के विषय में विस्तृत प्रावधान यानी अध्याय 3 के अंतर्गत यही 3 धाराएं आपको मोस्टली पढ़नी है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एश्योर्ड है हम कि आपके सारे के सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहां पे आपको 20 सवाल आएगा, तो 20 सवाल में 18 सवाल जरूर मिलेगा, 2 की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इतना आप एश्योर्ड रहिए, और कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन दिए जा रहे हैं और एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इत्मीनान से धैर्य रख के पढ़ाई करते रहिए। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 4 की, और अध्याय नंबर 4 जो आपका है उसके बारे में हमने अभी आपको बीच में बोल दिया था। जनरल एक्सेप्शंस यानी कि साधारण अपवाद के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कौन? ये धारा आपकी अध्याय 4, अध्याय यानी चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 4 की बात करें, अध्याय 4 की बात करें, तो ये बताता है साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद, इसको कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस, अब देखिएगा जो वकील होते हैं उनको इस चैप्टर की बहुत डिटेल्ड जानकारी होती है। वकील लोगों को इसी चैप्टर की विधिवत जानकारी होती है, और अपने जो मुवक्किल होता है उनका यानी जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट को बचाने का जो प्रयास किया जाता है वो इसी सेक्शन से जुड़ा है, क्योंकि इसमें उन पॉइंट्स को ढूंढा जाता है जिससे वो आदमी बच सके। ठीक है, यानी जो एक्सेप्शंस में आते हैं, या फिर कह सकते हैं ये पब्लिक सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि अगर आप
फिर गलती से कोई अपराध हो जाए तो वो इसी में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका इंटेंशन उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, आपका इंटेंशन उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उसको नुकसान हो जाता है तो इसमें आप दंड के भागीदार नहीं होंगे। ये जो अध्याय है वो आपका बचाव करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि जो पुलिस है, पुलिस गांव में रेड करती है और पुलिस को ये पता है कि जो है रवि नाम का लड़का चोर है, रवि नाम का लड़का चोरी किया है और गांव में इत्तेफाक से 2 रवि मिल जाते हैं और जो चोर है वो रवि बच जाता है और दूसरे रवि को पुलिस उठा के कहाँ ले आती है, आप जेल ले आती है। तो यहाँ पे पुलिस का कॉमन इंटेंशन ऐसा करने का नहीं था, लेकिन उससे जो हुआ वो गलती से हुआ। तो इस तरह से अगर कोई होता है, एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काटने के लिए आप जानते हैं कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है और कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है और आप जुए हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई, पता चला उसका गत्ता ढीला हो या कुछ हो, ये जो उसका वो होता है जिससे वो कटती है वो झटक करके कहीं दूर जाए और किसी व्यक्ति को लग जाए और उस केस में अगर व्यक्ति को कुछ हो भी जाता है तो आप इसी सेक्शंस के अंदर, इन्हीं सेक्शंस के अंदर आप अपना उपाय, बचने का उपाय ढूंढ पाएंगे। तो ये एक व्यक्ति के लिए हथियार का काम करता है धारा 4 या अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी धाराएं कवर होंगी। तो आपको बताया था 76 से लेकर के 106 तक की धाराएं। कितनी धाराएं? 76 से 106। इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा को भी शामिल किया जाता है। धारा 96 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति आपको मारने का प्रयास करता है तो अपने बचाव में आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा भी इसी में आती है। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे और चलिए डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं साधारण अपवाद के विषय में। तो साधारण अपवाद को अगर हम देखें तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो आपका हो जाएगा साधारण अपवाद, नॉर्मली सभी के लिए लागू होंगे साधारण। एक तो साधारण अपवाद जिसको हम कह सकते हैं धारा 76 से लेकर के 95 तक की जो धाराएं हैं वो जनरल एक्सेप्शंस के लिए है, लेकिन जो 76 के बाद 95 के बाद 96 से 106 तक की धाराएं हैं वो प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा से। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो धाराएं हैं वो कहां से कहां के बीच में दी गई हैं। तो 96 से 106 के बीच में इनके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले अध्याय में। आज इतना ही। आप पेशेंस बना के रखिए, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से टॉपिक को कवर कराया जाएगा। इसके अलावा जितने भी और एक्ट हैं जैसे RTI एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, सभी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें मात्र केवल और केवल 6 से 7 वीडियो आएंगे जिनमें हम IPC को पूरा कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।